लगता है खा वो रहता है जब हम ऐसे हो तो सकते हैं। दंड से संबंधित एक केस है मीरा बनाम स्टेट के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि विचारण में विलंब दंड अधिरोपित नहीं करने का या भुगती हुई सज़ा पर छोड़ देने का आधार नहीं हो सकता है। फिर इसी में एक और केस आता स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम निर्मला देवी के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि दंड अधिरोपित करने में न्यायालयों को विपुल विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई है। न्यायालयों को इन शक्ति का प्रयोग ऋजु तरीके से करना चाहिए तथा दंड नीति का अनुसरण किया जाना चाहिए। मलप्पा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक के मामले में अभियुक्त गणों पर हिरन को मारने तथा उनका मांस आपस में बांट लेने का आरोप था। उन पर वन अधिकारियों पर हमला करने का भी आरोप था। उच्च न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त के कारावास की अवधि को 3 वर्ष से कम कर 2 वर्ष कर दिया तथा प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना किया। अभियुक्तगण अपनी सज़ा की कुल अवधि में से 4 माह की सज़ा काट चुके थे। उनका पूर्व आचरण आपराधिक नहीं पाया गया। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा अभियुक्तगणों को भुगती हुई सज़ा पर छोड़ दिया गया। विभिन्न प्रकार के दंड कब दिए जाते हैं? मृत्यु दंड। मृत्यु दंड सामान्यतः गंभीर प्रकृति के अपराधों में दिया जाता है या फिर विलक्षण प्रकृति के मामलों में हत्या, बलात्कार, डकैती आदि अपराधों में मृत्यु दंड दिया जा सकता है। मृत्यु दंड की संवैधानिकता। मृत्यु दंड की संवैधानिकता के बारे में कई प्रकार के प्रश्न उठे। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न मामलों में मृत्यु दंड को संवैधानिक ठहराया है, लेकिन एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारा 303, धारा 104 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत की गई इस व्यवस्था को संवैधानिक करार दे दिया है कि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अध्याधीन रहते हुए हत्या करता है तो वह मृत्यु दंड का ही भागी होगा। मृत्यु दंड की संवैधानिकता पर विनय शर्मा बनाम स्टेट ऑफ का एक महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले में मृत्यु दंड को समाप्त किए जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया था। तर्क में के समर्थन में यह कहा गया कि कुछ लैटिन अमेरिकन देशों तथा ऑस्ट्रेलियन राज्यों में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया था। भारत में भी मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को नकार दिया और कहा कि कुछ अन्य देशों में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया जाना भारत में मृत्यु दंड को समाप्त किए जाने का कोई आधार नहीं है। 302 एवं 376 2(6), धारा 103 एवं 64 2(6) भारतीय न्याय संहिता के मामले में मृत्यु दंड दिया जाना अवैधानिक नहीं है। ये कहा है। आजीवन कारावास भी है। आजीवन कारावास मोहम्मद मुन्ना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, राम राज बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, खोखा और प्रशांत सेन बनाम BK श्रीवास्तव।
दुर्योधन बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा के मामले में निर्धारित किया कि आजीवन कारावास से अभिप्राय संपूर्ण जीवन पर्यंत कारावास से है जब तक कि समुचित सरकार उस द्वारा उसे कम न कर दिया जाए। उसके बाद कारावास है, संपत्ति का जब्त करना है, जुर्माना या अर्थदंड है, सामुदायिक सेवा है। क्या करो अभी सब एक लेस समस्या है, नया साल और आरो डैमेज बात था। बीजी बताए लगे छो केवरे क्षेत्र से बाहर बताए लगे छो 2-3 बार लगा के चला की बात छे सोनी दी। कुछ नहीं है कहते श्वास पी लिए साला जूस पी लिए तो ये बाल झड़ना नहीं रुकी। हाँ होना कहे कि गुआर ना आज हम चुंदी ना जूस पीना चाहिए। अगम्मा है 3 दिनों तक के तेरा चमकीस तक बाद क्यों पीबर और आज ना इतनी तेर लोचे के पी लिया जूस पी लिए तो यो दिन बाल झड़ो बन हमरा एक बार करा दे तो फिर 2 मिनटों एक बात अगर तुमको नहीं है देते मम्मी तुमको कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। तो आप मुंह पे नहीं बैलेंस कर चम देखो जो बुझे हम अच्छा बोले छ नहीं बोले छ अच्छा की बोली रहती का तो सुनना देखिएगा हम अपना देख ही रहे खाना पहले तुमको कुछ ना कुछ दिन हम पी कर लियो एक बार जो कढ़ा देखो पहले कुछ तो याद कर लियो कैसा लगा ठीक लग रहा है तो फिर जब 2-3 बार नहीं पूछेंगे जिस दिन नहीं पूछेंगे ना बाद में वही चीज ये होगा कि कोई पूछने वाला नहीं। तुम ये आप लोगों को जब तक बैलेंस करोगे तभी तुमने जब तक ये सुधार आ जाएगा सब दुनिया में बढ़िया हो जाएगा। तुम्हारे नजर सब खराब इसीलिए लगा बैलेंस कर इतना और सब कुछ मतलब नहीं तो 37 रहा ना जिंदगी में कुछ बात हुआ अपनी की बोल तो ही तो बोलना कि खा के खोली सोची तुरंत उठी के जैथों ना तो अकेला नहीं हम अपना पर हम अपने कुरारी मारे ये शांति से क्या खाना सब गाजर आंवला बीट अदरक दूध मैं है बोल है मजाक है वो बोल रहे थे ना यहाँ बात बोले तो मैंने तीसरी बात आजीवन कारावास में मुन्ना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि आजीवन कारावास से अभिप्राय कठोर आजीवन कारावास से है। यह 14 या 20 वर्ष के कारावास के तुल्य नहीं है। आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को कारागृह में रखा जाता है। विभिन्न प्रकार के दंड कब दिए जाते हैं? खोखा और प्रशांत सेन बनाम BK श्रीवास्तव का भी केस है। दुर्योधन बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि आजीवन कारावास से अभिप्राय संपूर्ण जीवन पर्यंत कारावास से जब तक कि समुचित सरकार द्वारा उसे कम न कर दिया जाए। संहिता का अर्थ आजीवन कारावास से अभिप्राय कठोर कारावास से है, न कि साधारण आजीवन कारावास से। कारावास जैसा को कारावास 3 प्रकार के होते हैं: कठोर कारावास, साधारण कारावास एवं एकांत कारावास। कठोर कारावास के अंतर्गत अपराधियों से कठिन श्रम करवाया जाता है, जैसे अनाज पीसना, मिट्टी खोदना, पानी खींचना, लकड़ी काटना आदि। संपत्ति को जब्त करना, जुर्माना या अर्थदंड, सामुदायिक सेवा,
परिवीक्षा दंड का सुधारात्मक स्वरूप है। संचित दंड की विधि। संचित दंड की विधि, लॉ ऑफ कम्युलेटिव पनिशमेंट। संहिता में के आगे संचित दंड की विधि का उल्लेख किया गया। संचित विधि का अध्ययन करने से पूर्व यहाँ संचित विधि के संबंध में मैन महोदय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर प्रकाश डाला जाना उपयुक्त होगा। मैन महोदय ने संचित दंड के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत बताए। जब किसी एक ही प्रकार के आपराधिक कार्य को बार बार दोहरा कर दिया जाए और उससे केवल एक ही अपराध बनता है। जब एक कार्य अथवा घटनाओं के क्रम से कई भिन्न प्रकार के अपराध होते हैं या एक ही स्वभाव के कई अपराध हो जिनका संबंध भिन्न व्यक्तियों से हो, तो प्रत्येक ऐसा अपराध अलग अलग दंडनीय है। जब एक ही कार्य से भिन्न भिन्न अपराध बनते हैं, तब अभियुक्त पर प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए अभियोग लगाया जाएगा जिससे मामले को हर दृष्टि से देखा जा सके, परंतु अभियुक्त को उन सभी अपराधों में से केवल उसी अपराध के लिए दंड का भागी होना पड़ेगा जो उन सभी अपराधों में गुरुतर है। कभी कभी एक कार्य जो स्वयं अपराध होता है अन्य कार्यों के साथ मिला देने से या तो भिन्न अपराध बन जाता है या उसी अपराध का गंभीर रूप धारण कर लेता है। हाँ, यहाँ भी यह अधिक उपयुक्त होगा कि अपराधों पर न केवल एक मिले जुले अपराध के लिए ही अभियोग लगाया जाए, अपितु हर छोटे अपराध के लिए दोषारोपण किया जाए। ये संचित दंड विधि की विधि है। और एक केस है, इसी में रामजस बनाम उत्तर प्रदेश का मामला पटनी। इस मामले में यह निर्धारित किया गया कि जुर्माना देने में व्यक्ति करने पर दिए जाने वाले कारावास के दंड की अवधि उस अपराध के लिए निर्धारित कुल दंड के 1/4 भाग से नहीं हो सकती। जुर्माना देने में व्यक्ति कर्म करने पर मजिस्ट्रेट यदि कारावास की सज़ा देता है तो कारावास की उपयुक्त अवधि पुनः उस अवधि से अधिक नहीं हो सकेगी जितनी कि कोई मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता भारत न्याय संहिता के अंतर्गत देने के लिए अधिकृत। जुर्माना की वसूली की अवधि का आरंभ दंड के दिए जाने की तारीख से होता है, न कि पुनरीक्षण के खारिज कर दिए जाने की तिथि से। इस धारा में प्रयुक्त उद्ग्रहित या से अभिप्राय जुर्माना की राशि से संग्रहित करने के प्रयोजन से है, जब्त करने से है, न कि वास्तविक ती से। इसके अंतर्गत विहित कलाविधि उच्च न्यायालय द्वारा उसे आवश्यक के लिए अधिरोपित जुर्माने की वसूली के लिए लागू नहीं होती।
दंड का उद्भव। दंड की उत्पत्ति के संबंध में विद्वताओं के विभिन्न मत हैं। कुछ इसका उद्भव प्रतिरोध की भावना को तृप्त करने में देखते हैं, तो कुछ नाराज देवता की उस परितुष्टि में देखते हैं जिसमें अपराधी को दंड देना देवता के रोष की शांति करना माना जाता था। कुछ का मत है कि इसकी उत्पत्ति विभिन्न वर्गों के परस्पर विरोधी हितों में छिपी है, जिसमें एक दूसरे वर्ग पर अपना प्राधिकार प्रयुक्त करता है और उसके विरोध का दंड के माध्यम से दमन करता है। प्रोफेसर आर.सी. निगम यह कहना कठिन है कि दंड का उद्भव कब और क्यों हुआ, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है इसकी जड़ें उस समय विद्यमान थी जब मनुष्य का अवतरण एक सामाजिक प्राणी के रूप में हुआ था। दंड अपराध की गंभीरता के अनुरूप होने चाहिए। इसी में दिया 21 अवधेश कुमार पारसनाथ पाठक बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि विशेष विधि साधारण विधि पर अध्यारोही प्रभाव रखती है। सब्जी बाकी के टाइम बोली दे चौधरी में तो सब व्यवस्था यहीं रखी है कहीं से नहीं करना। तो रखी हुई है अभी तो ललिता में यहूँ आए नहीं ली मीरा जाइलो नस के ओ केनो के गेलो अच्छा पहुंच अच्छा अकेले चाहिए राखी आई राखी वहाँ कितने की करने को मेरा जाते रहे ना निवारणार्थ सिद्धांत, प्रतिकारात्मक सिद्धांत, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत, प्रायश्चित का सिद्धांत। रामराज बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। आजीवन कारावास में कम से कम 14 वर्ष की अवधि का कारावास विवक्षित है। इसका अर्थ अभियुक्त के संपूर्ण प्राकृतिक जीवन से नहीं लिया जाना चाहिए। खोखा उर्फ प्रशांत सेन बनाम बी.के. श्रीवास्तव के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि आजीवन कारावास से अभिप्रेत 20 वर्ष से अधिक अवधि से नहीं होकर दोषित व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर्यंत कारावास है। परिवीक्षा दंड का सुधारात्मक स्वरूप है। परिवीक्षा दोष सिद्ध घोषित किए गए अपराधी के दंड के निरीक्षण काल की वह अवस्था है जिसमें उसे सदाचरण की शर्तों पर स्वतंत्रता दी जाती है, जिसमें राज्य व्यक्तिगत निरीक्षण द्वारा सदाचरण बनाए रखने में उसे सहायता देने का प्रयास करता है। रैकलेस के अनुसार प्रौढ़ अपराधी के लिए दंड का निलंबन परिवीक्षा कहा जाता है और विधि के अनुसार अपराधी को जिसे न्यायालय में परीक्षण द्वारा या अपराध स्वीकृति पर आधार पर दोषी पाया गया है, न्यायालय द्वारा परिवीक्षा का लाभ दिया जा सकता है। इलियट अपराधी को उसके सदाचरण के आश्वासन के आधार पर न्यायालय द्वारा दंड से मुक्ति प्रदान किया जाना ही परिवीक्षा है। टैप्ट परिवीक्षा अपराध के संबंध में
लिए जाने वाले अंतिम निर्णय को कुछ समय के लिए स्थगित किए जाने की प्रक्रिया है। अपराधी को अपने चरित्र में सुधार लाने तथा समाज में पुनः सामंजस्य स्थापित करने का एक अवसर प्रदान किया जाता है। परिवीक्षा के दौरान अपराधी न्यायालय की शर्तों एवं परिवीक्षा अधिकारी के मार्ग निर्देशन व संरक्षण के अधीन रहता है। आवश्यक तत्व: उपरोक्त परिभाषाओं से परिवीक्षा के निम्नलिखित तत्व स्पष्ट हैं। परिवीक्षा में अपराधी को दंड नहीं दिया जाता। यदि दंड दिया जाता है तो उसे एक अवधि विशेष तक के लिए स्थगित रखा जाता है। यदि अपराधी इस अवधि में पुनः अपराध की ओर से उन्मुख होता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। सामान्य सिद्धांत: परिवीक्षा का लाभ सामान्यतः निम्नलिखित दशाओं में किया जा सकता है। अपराध सामान्यतः प्रकृति का होने पर, अपराध मृत्यु दंड या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय नहीं होने पर, अपराधी के आदतन अपराधी नहीं होने पर, अपराधी के 21 वर्षों से कम की आयु का होने पर। इलियट के अनुसार दंड का अवधारण। दंड के अवधारण के संबंध में स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम कृष्णप्पा का एक महत्वपूर्ण मामला है। उसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह साफ तौर पर कहा गया किशोर आयु की असहाय एवं निर्दोष बालिकाओं के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में दंड समुचित होना चाहिए। ऐसे मामले में पीड़ित पक्षकारों की जाति, रंग, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति, ख्याति आदि पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायालय को ऐसे घृणित एवं गंभीर अपराधों में न्याय की पुकार पर ध्यान देना चाहिए। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम उद्यम के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वैच्छिक उपपत्ति कारित करने के लिए स्वैच्छिक उपपत्ति कारित करने तथा गृह अत्याचार के अपराध के लिए सजा निर्धारित करने के 3 परीक्षण बताएंगे: क्राइम टेस्ट, क्रिमिनल टेस्ट, कॉम्परेटिव पर्सनालिटी टेस्ट। दंडादेश का लघुकरण: समुचित सरकार अपराधी की सम्मति के बिना इस संहिता के अधीन किसी दंड का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का 46 की धारा 474 के अनुसार किसी अन्य दंड के में लघुकरण कर सकेगी। स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार पद से उन मामलों में केंद्र सरकार अभिप्रेत है जिनमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है या ऐसे विषय से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, और उन मामले में उस राज्य की सरकार अभिप्रेत है जिसके भीतर अपराधी दंडदृष्ट हुआ है। जहां दंडादेश चाहे मृत्यु का हो या नहीं, ऐसे विषय से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। मृत्यु दंडादेश का लघुकरण: जहां तक मृत्यु दंडादेश में कमी करने का प्रश्न है, जावेद अहमद के मामले में उच्चतम न्यायालय अभी निर्धारित किया है कि ऐसे मामले में जिनमें कई व्यक्तियों की हत्या की गई हो और वह भी धनोपार्जन के लिए एवं बड़े एवं अनुमानसिक ढंग से की गई हो, अभियुक्त के कम उम्र का होने पर भी मृत्यु दंडादेश में कमी नहीं की जानी चाहिए। इस मामले में अभियुक्त ने आभूषणों के पीछे अपनी साली तथा अपने परिवार के 3 छोटे छोटे बच्चों की हत्या की थी। मृत्यु दंड के विलक्षण प्रकृति के मामले में दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक मामलों में यह भी निर्धारित किया गया कि मृत्यु दंड केवल विलक्षण प्रकृति के मामलों में ही दिया जाना चाहिए। पुरुषोत्तम दशरथ बरोटे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में अभियुक्त कैब चालक अन्य साथियों से मिलकर मृतका के घर उठाकर लेकर गया एक सुनसान जगह में उसके साथ तत्पश्चात उसे गला घोंटकर मारे। इस विलक्षण प्रकृति का मामला बना गया। धारा 6 दंडाविधियों की भिन्न। दंडाविधियों की भिन्नों की गणना करने में अन्यथा उपबंधित के सिवा आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा। धारा 6 में कहा गया कि दंडाविधियों की विभिन्नों की गणना में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाए। आए कौआ जे छौ न दिन भर से उछली रहल छौ, झगड़ा लगे छौ, भोजन नहीं मिल रहा। देलकै चंदू बोललकै कि सब कुछ दिए लेकिन भियानिए से उछली रहल छै।
हम्म। वहाँ बैठे छो, वहाँ बैठे छो, वहाँ बैठे छो, ओकरा चल जाइ छै। आबे एकरा भोजन मिललै, ओकरा लगे छै कोई जुठाए देले रहा, हैं? ओकरा भोजन कोई जुठाए देले रहा, ये लिली नहीं खैले छो, देखलो हाँ। कोई दूसरा। कौन कौआ छलै? ई तो एले नहीं देखल। अरे बाप रे बाप। सब्जी और रोटी तो हमरा बनले छलो, अपना अपना से नहीं। रोटी पर खा के कुछ खाना नहीं है, वैसे बेसी हो तो बनाए देवे खाए छै जाए छै। हरे राम 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 हरे हरे। मारी तो वो बम बुड़ुम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
नमस्कार। माखनलाल चतुर्वेदी का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा। माखनलाल चतुर्वेदी जो थे साहित्य के जो जाने माने लेखक माने जाते थे। और बताते हैं बकरी का ये माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने थे। 16 वर्ष की अवस्था में। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने जो है एक पत्रिका लिखा जिसका नाम था प्रभा। पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम करीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगनी, वेणु लो गूंज धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्होंने पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्हें कविताएं भी लिखी है। वे एक कवि कार्यकर्ता थे। वे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी है।
चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। ये तुलसी
हाँ छोटी ऊपर देखो क्या है। आ रहे हैं। दिन के लिए सभे जा रहे हैं। मम्मी जो है क्या बोल रही थी नहीं जाएंगे तो ये जरूरी मना क्या हो गया ही ना। गंजी पहन के बिना गंजियों पे भी घूम लेता था। हाँ रोटी दिया भी, रोटी खाया। चाची रोटी दी दीवार पे, वो खाया, नीचे वाला नहीं खाया। गंदा जो देख रहा होगा कटोरी, ये लोग भी साफ सुथरा कटोरी गंदा जो देख रहा है ना। रोटी रखा, दोनों रोटी लेके खाया तब उड़ा, और उस समझ देखिए गायब है। आपको वही लगता है क्या तो कटोरी गंदा हो गया ना। लेने तो बनी जाएगा, वो उसी से खा रहा। सवेरे से ही जिस समय से वो उसी समय से उछल रहा, हमको लगा आज नहीं दिया है कि इसको नहीं भूलते मैं ही कुछ चार लोग दाना चाहिए।
ये लोग घूमने गए ना? सुबह आ गई, ओह, बोली थी भाभी कि रहेंगे वहीं इस बार 1 जनवरी में। अरे वाह। अकेले ही रहते हैं ना तो सबका मन बढ़ गया। छोटकी बोल रही थी, मैं जाती होगी सामान्य तमाम सब हो गए ना, तब सोचती है लोग कि आके नहीं रहेंगे, इसीलिए इस बार जा रही है। छोटी वाली लेकिन बहुत कम हंसती है एकदम। ये लोग का घर जानते यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर है। इसमें तो ई रिक्शा से पहले हम सोचते आते हैं, बाइक से आते हैं, थोड़ा सा किलो रहेगी, भैया लोग आ जाएंगे। बाइकें सब का डिसीजन था कि जाके रहेगी, नहीं, जरूरी भी है। नहीं रहता है लोग सोचता कि नहीं रहेगी, सबका मन बढ़ गया उसी चक्कर में दिमाग की छोटी है कहो, ये दिमाग की छोटी है कहो, कैसा सा दिमाग इसकी माइंड में चलते हैं। खान साहब का नाम पता चला है, फैजल खान। फैजल खान। फैजल उसमें लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया, अच्छा। उसमें नाम पता चला। हमें खान करा नाम नहीं पता, किसी लगे कि हिंदू है खान था, नहीं, हिंदू तो नहीं थे से थे। सोच ही अलग है। भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 14 विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। इसमें कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है या जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। विधि के समावेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक को भीड़ पर गोली चलाता है
कौ ने कोई अपराध नहीं किया है। न्यायालय का अधिकारी को मौ को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदेशित किए जाने पर और सम्यक जांच करने के पश्चात यह विश्वास करके कि यो ही मौ है, यो को गिरफ्तार कर लेता है। कौ ने कोई अपराध नहीं किया है। यह धारा किसी व्यक्ति के उस कार्य को क्षमा प्रदान करती है जो यद्यपि विधि के अंतर्गत अपराध है, परंतु तथ्यों के प्रति गलत अवधारणाओं के कारण उसको इस सद्विश्वास के साथ किया गया है कि विधि द्वारा उसका किया जाना बाध्यकारी था। इस धारा की प्रायोज्यता के लिए 3 बातें आवश्यक है। किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाए जो अपराध की परिभाषा में आता हो। दूसरा है वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। तीसरा है वह व्यक्ति तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। तथ्य की भूल से अभिप्राय एक ऐसी निरुद्देश्य कार्य अथवा चूक से है जो अज्ञान, विस्मय अथवा गलती से किए गए विश्वास के कारण हुई है। दूसरा कहा गया है भ्रमपूर्ण प्रभाव या अज्ञानता या गलती से किए गए विश्वास के कारण हुए किसी अनैच्छिक कार्य अथवा चूक को भूल कहते हैं। भूल 2 प्रकार की होती, विधि की भूल एवं तथ्य की भूल। विधि की भूल के संबंध में यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि तथ्य की भूल क्षम्य है किंतु विधि की भूल क्षम्य नहीं हो सकती। यह सिद्धांत इस सूत्र पर आधारित है कि सामान्यतः यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विधि की जानकारी है। विधि की अज्ञानता का सहारा लेकर कोई बच नहीं सकता। उदाहरणतः हत्या करना एक अपराध है, अतः कोई भी व्यक्ति जिसने हत्या का अपराध किया है अपने बचाव के पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकता है कि उसे विधि की इस व्यवस्था का ज्ञान नहीं था कि हत्या एक अपराध है और हत्या करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है। लॉर्ड एलन बरा ने विधि की भूल के संबंध में कहा है कि यदि अत्यंत ही गंभीर मामलों से बचने के लिए विधि के अज्ञान को बचाव का आधार मानने की अनुमति दे दी जाए तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अज्ञान का बहाना कितनी दूर आगे बढ़ जाएगा। तथ्य की भूल, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका, तथ्य की भूल क्षम्य होती है और यह बचाव का एक अच्छा आधार हो सकता है। यह इस सूत्र पर आधारित है कि इग्नोरेंटिया फैसिट एक्सक्यूज्ड, अर्थात इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज ए गुड एक्सक्यूज। संहिता की धारा 14 में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो किसी व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। दृष्टांत, विधि के समादेशों के अनुरूप को नामक एक सैनिक अपने विधि का समादेशों के अनुरूप को नामक एक सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से भीड़ पर गोली चलाता है। को ने कोई अपराध नहीं किया है।
को न्यायालय का एक अधिकारी मौ को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदेशित किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि यो ही मौ है, यो को गिरफ्तार कर लेता है, कोई न अपराध नहीं किया है। इस संबंध में गोपालिया कलैया का एक महत्वपूर्ण कारण, इसमें एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को अधिपत्र के अंतर्गत गिरफ्तार कर लेने के लिए बम्बई आता है। युक्तियुक्त जांच के पश्चात एवं सद्भावपूर्वक यह विश्वास करते हुए कि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति यही है, वह परिवादी को गिरफ्तार कर लेता है। परिवादी उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध स्वदोष परिरोध के लिए कार्रवाई करता है। यह धारण किया गया पुलिस अधिकारी इस धारा के अंतर्गत सुरक्षित होने के कारण किसी भी अपराध का दोषी नहीं था। अब हम लोग देखते हैं विधि की भूल एवं तथ्य की भूल में अंतर। विधि की भूल एवं तथ्य की भूल में निम्नांकित अंतर पाया जाता है। विधि की भूल किसी विधि के संबंध में होती है, अर्थात विधि विषयक होती है, जबकि तथ्य की भूल किसी तथ्य के बारे में होती है। विधि की भूल क्षम्य नहीं होती, जबकि तथ्य की भूल क्षम्य होती है। तथ्य की भूल के क्षम्य होने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी भूल विधि द्वारा आबद्ध किसी कार्य को करने के लिए सद्भावपूर्वक की गई हो, जबकि विधि की भूल क्षम्य होती ही नहीं है। ये 14 में बताया गया। 14 का ये रूल्स बताया। 14 कहता है विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाला व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। के अच्छा वो था तो गेट तो खोल जेबे तो गेट खोली के सटाय दे छै आ रही है। अभी लो फोन करवे 4 बार था वेन करते नहीं हो छोड़ दीजिए, ना आएगा तो खोल देंगे। खोल देंगे, आएगा तो खोल देंगे। हाँ ओ तब तो
कोई बात का ना सूझ एगो खोजता है रईज में लिख लो की छे पढ़िए ले पढ़ राइटिंग बढ़िया ना समझ में इतना छोटा छोटा लिख लो है नहीं इतना सीधा हम लिख अरे ये कॉपी जनते मेरा नहीं है, ये कोर्ट का कॉपी है, इस पे मोहर लगा है, देखते हैं मोहर लगा है, उसी को यूज कर रहे हैं। देन दियो कागज हमको ना यूज करी बका बनाए देखी बोलिए ना आ रही बोली आ रहे हैं आ रही बाकी बोलना पूरा खाली कर दे करी और उन्होंने भी पूछा पूछा था बर्तन और वो आटा उठा लेती है ना रोटी हाथ तो तोड़ती है ना जी थोड़ा पता होती थोड़ा इतनी सारे हाथ होते वो बाकी से बाकी इसलिए बोले आटा तुम ही निकाल दो बासी तो बासी क्या है बासी क्या है तो हाँ तो हम भी तो खड़े करेंगे रोटी की मुझे खत्म हो जाएगा ताजा रोटी तुम ही खाओगी बरसात खर्चा तो ज़्यादा नहीं है रात में हम भी घर में खाते एक खाता खत्म नहीं हो जाता नहीं खाएगा कोई तो थोड़ी ना और देना और सारा खाता कर देता है हाँ कितने देंगे सब चीज़ें नहीं है और यहाँ बैठना तुम्हें यहाँ नहीं कुछ कर ही देते हैं ना चाची कहा गया है नथिंग इज एन ऑफेंसेज विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज और who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in a good faith believe himself to be bound by law to do it। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। ये 14 में बताया था तथ्य की भूल विधि की भूल गोपालिया कलैया का एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। है लकड़ी कुल्हाड़ी
चांद आई। आगे क्यों बैठी ऐसे बैठले रह अब लेट हो गया तो कोई बात नहीं है। कम मट्टी में छौंकी आ रहा और हिले ने देना चाहिए। हिले असली वास्ते यानी खराबी रहते हैं यानी राखी रहते हैं दूध से लागे जे ये जो आईएएस व्यक्त किया किशोर कुमार, इसका सुना हुआ नाम लग रहा है। किशोर कुणाल, हाँ किशोर कुमार आईएएस कल ही व्यक्त हुआ है। कल ही हुआ है। हाँ, महावीर संस्थान का वो। अच्छा, अति हार्ट अटैक से जो हुआ है क्या? नहीं जान रहे, पूरा वो हल्ला मचा हुआ, कैसे हुआ नहीं। रिटायरमेंट ले लिया, एज नहीं था ज़्यादा, लगता है कि देख के तुमको लग रहा है 55 से 60 के बीच में होगा। हार्ट अटैक का अयोध्या मंदिर मामले में भी उसका योगदान था। जैता जैता ढेरी लोग कर ली है इनके लिए। क्या बोले? अशोक किशोर, देखो किशोर आचार्य कुणाल किशोर या किशोर कुणाल कुछ नाम है ठीक है। हाँ पहले भी सुने हैं। नहीं नहीं, ये बीच में बहुत अथी आया था जिसमें अयोध्या मंदिर का बन रहा था ना। उस वक्त नहीं था ये।
2 बजे गलो था ना चाची? 3 बजे गलो ना?
धारा 9 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि के बारे में बताता है। बशीरुद्दीन अशरफ बनाम स्टेट ऑफ बिहार का एक मामला है। पलकधारी सिंह AIR, उसके बाद राधा स्वामी मुंबई, R कपूर का प्रकरण भी इसी में आता है। संचित दंड की विधि संहिता के में आगे संचित दंड की विधि का उल्लेख किया गया है। संचित विधि का अध्ययन करने से पूर्व यहाँ संचित विधि के संबंध में मैन महोदय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर प्रकाश डाला जाना उपयुक्त होगा। मैन महोदय ने संचित दंड के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत बताए हैं। अब क्या क्या सिद्धांत है उसके बारे में लोग। जब किसी एक ही प्रकार के आपराधिक कार्य को बार बार दोहरा कर दिया जाए और उससे केवल एक ही अपराध बनता है, ये एक है। दूसरा है जब एक कार्य अथवा घटनाओं के क्रम में कई भिन्न प्रकार के अपराध होते हैं या एक ही स्वभाव के कई अपराध हो जिनका संबंध भिन्न व्यक्तियों से हो तो प्रत्येक ऐसा अपराध अलग अलग दंडनीय है। जब एक ही कार्य से भिन्न भिन्न अपराध बनते हैं तब अभियुक्त पर प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए अभियोग लगाया जाएगा जिससे मामले को हर दृष्टि से देखा जा सके, परंतु अभियुक्त को उन सभी अपराधों में से केवल उसी अपराध के लिए दंड का भागी होना पड़ेगा जो उन सभी अपराधों में गुरुतर है। कभी कभी एक कार्य जो स्वयं अपराध होता है अन्य कार्यों के साथ मिला देने से या तो भिन्न अपराध बन जाता है या उसी अपराध का गंभीर रूप धारण कर लेता है। यहाँ भी यह अधिक उपयुक्त होगा कि अपराधों पर न केवल एक मिले जुले अपराध के लिए ही अभियोग लगाया जाए अपितु हर छोटे छोटे अपराध के लिए दोषारोपण किया जाए। हमको नहीं अच्छा लगता कि बोलना कि भाई खाया है पूरा खिला दिया है टेबल पे चावल दो खाएगा। हाँ तो तुम ही बोल देना जा हर अलग चीज में करवा लो। एक केस है और आदर्श दंड व्यवस्था जो है उसी के बारे में आपराधिकता की परख कहता है। अंत में यहाँ उन तत्वों पर थोड़ा प्रकाश डालना समीचीन होगा जो किसी आपराधिकता की परख में सहायक होते हैं। ऐसे तत्व मुख्यतः दो हैं, शारीरिक तत्व, मानसिक तत्व। ये दोनों ही तत्व आपराधिकता की परख के लिए न केवल इंग्लैंड में अपितु भारत में भी मान्य। इन तत्वों का उद्भव निम्नांकित 2 सूत्रों से हुआ। कोई व्यक्ति उस समय तक अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उस कार्य के करने में उसकी आपराधिक मन स्थिति न हो। अभियुक्त के बारे में निर्दोषी होने की अवधारणा की जाएगी जब तक कि वह दोषी सिद्ध न कर दिया जाए। आगे चलकर प्रथम सूत्र को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया। यह एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है और हमारी विधि का भी है कि केवल कार्य मात्र से ही व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसका मन भी अपराधी न हो। आदर्श दंड व्यवस्था
कहता है आदर्श दंड संहिता दंड के उपरोक्त सिद्धांतों के विवेचन से इनकी उपदेयता स्पष्ट हो जाती है। वस्तुतः प्रत्येक सिद्धांत एक काल विशेष के लिए उपयुक्त रहा है। आज एक ऐसी दंड व्यवस्था की आवश्यकता है जो अपराधों का निवारण भी कर सके और अपराधियों का सुधार भी। ऐसी दंड व्यवस्था को अर्थ दंड व्यवस्था कहा जा सकता है। इसके अनुसार दंड विधि ऐसी होनी चाहिए जो अपराधों का निवारण कर सके तथा जिसमें अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकने की क्षमता हो। दंड नीति बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिए। यह संवैधानिक व्यक्तियों को सर्वाधिक लाभ पहुंचाने वाली होनी चाहिए। दंड विधि अपराधियों में सुधार लाने वाली होनी चाहिए। दंड विधि में आरोपियों के पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। दंड निर्धारित करने में अत्यधिक विलंब नहीं होना चाहिए। विलंब दंड की उपयोगिता को निरर्थक कर देता है। दंड अपराधियों में भय उत्पन्न करने की प्रवृत्ति वाला होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के अपराधियों के लिए दंड का स्वरूप भी भिन्न होना चाहिए। दंड विभिन्न प्रकार का होना चाहिए यथा मृत्युदंड, आजीवन कारावास, अर्थदंड, चेतावनी, परिवीक्षा आदि। दंड विधि में पीड़ित पक्षकार के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। दंड की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा निर्धारित होनी चाहिए। इसे न्यायालय के विवेक पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दंड विधि में एकांत कारावास, अंग भंग जैसे दंडों का स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। दंड सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला होना चाहिए। दंड संतुलित होना चाहिए अर्थात यह न कि अधिक कठोर होना चाहिए और न ही लचीला। दंड विधि में देश काल व परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन की क्षमता होनी चाहिए। स्टेट बनाम संजीव नंदा के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि दंड अपराध की गंभीरता के अनुरूप होना चाहिए। दंड ऐसा होना चाहिए जो समाज की अपराधियों से रक्षा कर सके। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम विक्रमादास के मामले में यह प्रतिपादित किया गया कि न्यायालय संविदा द्वारा निर्धारित न्यूनतम दंड से कम दंड अधिरोपित नहीं कर सकता। एंथोनी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में यह भी निर्धारित किया गया कि दंड निवारणात्मक तथा सुधारात्मक हो सकता है। अपराधी को ऐसा दंड दिया जाना चाहिए जिससे न्याय का उद्देश्य पूरा हो सके। मीरा बनाम स्टेट के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि विचारण में विलंब दंड में कमी करने अथवा दंड अधिरोपित नहीं करने का आधार नहीं हो सकता है। ये बताया गया है। राष्ट्रपति की गाड़ी कोई ये लोग खेल रहा है। ए दीवानी, हाँ है करो अच्छा से नाम के साथ। फिर खिलाड़ी है ना।